हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है मैक्स वेबर। आज हम सामाजिक क्रिया के सिद्धांतकार मैक्स वेबर के विषय में जानेंगे। मैक्स वेबर टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। और इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। इन्होंने अपने सामाजिक क्रिया सिद्धांत के द्वारा बताया कि समाज में जो क्रियाएं होती हैं उनका व्याख्यात्मक बोध होता है और इसी को इनकी वर्णन पद्धति के रूप में जाना जाता है। यानी इनका जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उस सामाजिक क्रिया का दूसरा नाम वर्णन पद्धति है। तो आज हम मैक्स वेबर के विषय में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1864 थोरिंगा जर्मनी में मैक्स वेबर का जन्म हुआ तथा इनकी मृत्यु 1920 में हुई थी। इनका जो शोध विषय था, पीएचडी का जो शोध विषय था वो हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल स्टोरी विषय से इन्होंने अपनी पीएचडी पूर्ण की, जो इन्होंने 1889 में, जिसका अर्थ है मध्यकाल में व्यापारिक संघों का इतिहास, इस विषय से इन्होंने अपना शोध विषय पूर्ण किया। इन्होंने समाज शास्त्र को व्याख्यात्मक एवं निरीक्षणात्मक विज्ञान बनाने पर बल दिया। वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध वर्णन पद्धति द्वारा प्रयास करता है। इसे निर्वचनात्मक समझ भी कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि समाज में जो क्रियाएं होती हैं, यानी सामाजिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अंतः क्रिया करता है, तो उन विचारों का, उन शब्दों का दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अर्थ लगाता है। उसको ही व्याख्यात्मक बोध कहते हैं और इस पद्धति को ही वर्णन पद्धति कहते हैं। यानी इस पद्धति के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे के अर्थों को समझ पाता है कि वो अपने भाषा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा क्या कहना चाहता है। उसके बातों का और उसके क्रियाओं का व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगाता है, जिसको ही निर्वचनात्मक समझ कहते हैं। तो सीधा सा कहने का अर्थ यही है कि मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि समाज में जो भी सामाजिक क्रियाएं होती हैं और परस्पर जो व्यक्ति या लोगों के द्वारा की जाती हैं, वो अपनी अपनी समझ के द्वारा, अपनी अपनी भाषा के द्वारा, अपने अपने विचारों के द्वारा उसका अर्थ लगाते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के विषय में अब हम जानते हैं। सामाजिक क्रिया कोई गतिविधि जो दूसरे व्यक्तियों के प्रति की जाती है। यानी सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आने के उपरांत करता है। यानी जब किसी से व्यक्ति मिलता है तो मिलने के उपरांत उसे जो भी उसके साथ कहना होता है, उसके साथ करना होता है, या वो किसी भी क्रिया के माध्यम से अपनी बात को दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखता है और दूसरा व्यक्ति होता है वो उसकी बातों को समझता है, जिससे कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ निकालता है कि वो व्यक्ति मुझसे क्या कहना चाहता है और उसके विचारों को वो समझता है, जो अन्य व्यक्तियों के भूत, भविष्य और वर्तमान से प्रभावित हो। अर्थात इसमें मैक्स वेबर कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के संपर्क में आता है, यानी कोई क्रिया करता है, सामाजिक क्रिया करता है, तो जो उसकी क्रिया होती है या तो उसके भूत से संबंधित होती है, या उसके भविष्य से संबंधित होती है, या उसके वर्तमान से संबंधित होती है। अर्थात जो भी व्यक्ति आपस में क्रियाएं करते हैं, जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं, तो सुबह उठते हैं तो हम एक दूसरे से जब आपस में बातचीत करते हैं तो उस समय की स्थिति हमारी क्या होती है, वर्तमान की क्रिया करने की, कि हम उस समय अपनी क्रियाओं के द्वारा आपस में एक दूसरे के विचारों को समझते हैं। उस समय की जो क्रियाएं होती हैं वो वर्तमान रूप की होती हैं, जो घटनाएं उस समय एक दूसरे के साथ वर्तमान समय में हो रही होती हैं। और जब हम अपने परिवार में से निकलकर अपने ऑफिस जाते हैं, किसी कार्य को करने के लिए समाज में जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे नई नई योजनाएं
किसी भी हम ऑफिस में जुड़े होते हैं, किसी भी संस्था से, समिति से जुड़े होते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, अपने आगे आने वाली विचारों के विषय में प्लानिंग करते हैं, या वहाँ से संबंधित जो भी क्रिया होती है उसको भविष्य से संबंधित कार्यों को संपादित करने के लिए हम क्रियाएं करते हैं, तो वो हमारे भविष्य से जुड़ी होती है। और जब हमें अपने किसी घटना के द्वारा, पुरानी पिछली घटनाओं के द्वारा किसी चीज़ की समझ लेनी होती है, सीख लेनी होती है, तब हम अपने भूत को समझते हैं। तो इस तरीके से मैक्स वेबर कहते हैं कि जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को प्रभावित करती हैं, इनसे जुड़ी होती हैं। तो जो सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया किस तरह से होती है? सामाजिक क्रिया होती है व्यक्ति की गतिविधियों से, और जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों का जब व्यक्ति अर्थ निकालता है, अर्थात गतिविधियां और उनका निकाले हुए अर्थ से ही सामाजिक क्रिया होती है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के चार शर्तें बताई हैं कि इन कारणों के कारण ही समाज में जो सामाजिक क्रिया होती है। 4 कसौटियां या 4 शर्तें कह लीजिए। सबसे पहला उन्होंने बताया है कि दूसरे व्यक्तियों के भूत, भविष्य या वर्तमान को प्रभावित करती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। और दूसरा, केवल संपर्क नहीं, संचार भी होना चाहिए, यानी उनके जो कार्य होते हैं उन कार्यों का निरंतर क्रियान्वयन होना चाहिए। जो भी आपस में वो क्रियाएं करते हैं, संपर्क करते हैं, उस संपर्क के द्वारा समाज में अन्य लोगों के साथ भी क्रियाएं बराबर बनी होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया, अकेले या जड़ वस्तु से प्रभावित ना हो, अर्थात जो वस्तु ऐसी हो, स्थायित्व वाली हो, ऐसी वस्तुओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्रिया के लिए कोई ना कोई अभिप्रेरणा हो, यानी जो भी क्रिया हो वो हम किसी उद्देश्य को लेकर कर रहे हों, किसी लक्ष्य को लेकर कर रहे हों, या हम किसी चीज क्रिया के प्रति प्रेरित हों, किसी कार्य के प्रति प्रेरित होकर हम जब क्रिया करते हैं, तो इन तत्वों को उन्होंने आवश्यक माना है कि इन कारणों के कारण ही सामाजिक क्रियाएं होती हैं। अब हम मैक्स वेबर के द्वारा बताई गई 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के विषय में जानते हैं। मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने जैक्रेशनल, औपचारिक तार्किक क्रिया की बात करते हैं। दूसरा, वर्चुअल मूल्य तार्किक क्रिया की बात करते हैं। तीसरा, उन्होंने परंपरागत क्रिया की बात की है। और चौथा, उन्होंने भावनात्मक सामाजिक क्रिया की बात की है। तो इसमें जो जैक्रेशनल, जिसे औपचारिक तार्किक क्रिया कहते हैं, ये क्रिया ऐसी होती है कि व्यक्ति पहले से ही सोच समझ कर करता है कि हमें ये कार्य करना है और इस तरीके से करना है, इस योजना के द्वारा करना है। तो ये जो क्रिया होती है जैक्रेशनल यानी औपचारिक तार्किक क्रिया, जैसे कि हमारी शिक्षा संस्थाएं होती हैं, हमारे अस्पताल होते हैं, तो ये सब सोचे समझे हुए कार्यों को संपादित करते हैं और अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये क्रियाएं चलती हैं। तो ये जैक्रेशनल क्रियाएं। फिर है वर्चुअल मूल्य तार्किक क्रियाएं, जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक क्रियाओं पर आधारित होती हैं, यानी जो समाज से संबंधित होती हैं क्रियाएं। क्योंकि ये क्रियाएं सोची समझी क्रियाएं होती हैं, जिनको समाज की आवश्यकता होती है, और इन क्रियाओं के द्वारा सामाजिक व्यवस्थाएं निरंतर बनती हैं। और क्योंकि ये इन क्रियाओं की आवश्यकता समाज को होती है, जैसे विद्यालय है, अस्पताल है, और भी ऐसी संस्थाएं हैं, अब तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई हैं जो औपचारिक तार्किक क्रिया के अंतर्गत आती हैं, और ये हमारी सामाजिक क्रिया से जुड़ी होती हैं, जिसमें नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे ये पुरानी समय की बात है, सती हो जाती थी औरतें, तो ये जौहर दिखाना, ये सामाजिक क्रियाएं हैं कि व्यक्ति समाज में कोई ऐसा कार्य करता है जो उसके नैतिकता से जुड़ा होता है, उसकी भावनाओं से जुड़ा होता है, उसकी अंदर कुछ ऐसी स्थिति बनती है, सामाजिक स्थिति बनती है, जिसके कारण उसको, व्यक्ति को ऐसे सामाजिक कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसी क्रियाएं होती हैं। जैसे अब समाज में हम देख लें, अब इस समय तो नैतिक कार्यों में लोग बहुत सारे संगठन चलाते हैं, जैसे नागरिक समाज आजकल चलता है, ये हमारी सामाजिक क्रिया का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे धार्मिक
अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही संगठन चलते हैं, आदर्शात्मक क्रियाएं होती हैं, किसी के आदर्श को लोग मानकर उसके आदर्शों पर चलने की क्रियाएं करते हैं। तो ये सब वर्चुअल मूल यानी तार्किक सामाजिक तार्किक क्रियाएं हैं। उसके बाद हम परंपरागत क्रिया की बात करें तो परंपरागत क्रिया में प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, विश्वासों पर की गई क्रियाएं होती हैं। जो हमारी प्राचीन समय से चले आ रहे धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं होती हैं, उन्हीं परंपराओं पर आधारित ही हमारी क्रियाएं होती हैं। जिन पर लोगों का अधिक से अधिक विश्वास होता है उन्हें परंपरागत क्रियाएं कहते हैं। और जो भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं, जो हमारी भावनाओं में आकर क्रियाएं होती हैं, जैसे हम किसी के ऊपर गुस्से में चिल्ला देते हैं तो ये हमारा क्रोध हो जाता है, और किसी को प्यार से हम गले लगा लेते हैं तो ये हमारी प्रेम में की गई क्रियाएं हैं, यानी प्यार में की गई क्रियाएं हैं, मोह में की गई क्रियाएं हैं, जिसको भावनात्मक सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। तो इस तरीके से मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात की है, जिसमें हो गई औपचारिक तार्किक क्रिया, जैक्रेशनल, फिर वर्चुअल मूल्य तार्किक क्रियाएं, परंपरागत तार्किक क्रिया और भावनात्मक सामाजिक क्रिया। उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं और मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में जानते हैं, जिसमें प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मैक्स वेबर की जो मुख्य अवधारणा है उनके विषय में जानते हैं। इन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी के आदर्शों के अनुरूप उसके आदर्श चरित्र को अपने जीवन में फॉलो करना, मूल्य तटस्थता की अवधारणा, सत्ता के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं, जिसमें परंपरागत सत्ता, वैधानिक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता। ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने तर्कसंगतता, वास्तरण, समझ, बोध की अवधारणा दी है। इन्होंने व्यक्तिनिष्ठ और अंतःक्रियावादी सिद्धांत भी दिया है। मूल्य विमुक्त समाज की अवधारणा भी प्रस्तुत की है, और इनकी एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्लास, स्टेटस एंड पावर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आदर्श प्रारूप के विषय में जानते हैं कि मैक्स वेबर अपनी आदर्श प्रारूप अवधारणा के द्वारा क्या कहना चाहते हैं, यानी आदर्श प्रारूप पद्धति के विषय में इन्होंने क्या बताया है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि नैतिक रूप से आदर्श बातों से ही नहीं, वरन वास्तविक सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले तथ्यों में से पैमाने या मापन के रूप में विचार पूर्वक तथ्यों के चयन से है। जैसे किसी प्रोफेसर ने अपने शोधकर्ता को महात्मा गांधी पर शोध कार्य दिया, उनमें से उनके शोध में क्या समान है यानी एक जैसा है, यही आदर्श प्रारूप है। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि जो आदर्श प्रारूप है वो एक ऐसी स्थिति होती है कि यदि, जैसे इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे एक कोई अध्यापक है और वो अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक किसी आदर्श चरित्र के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा कि जैसे मान लीजिए हमने महात्मा गांधी के विषय में कह दिया कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और इनके विषय में आप अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करके लाइए और हमको बताइए। तो इसमें जो उनके विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों के द्वारा अपने अपने सोच समझ और अपने अपने तर्क के द्वारा वो उन महात्मा गांधी जी के विषय में जानकारी एकत्र करते हैं, समझ एकत्र करते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अध्यापक के सामने प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक ये देखता है कि इनके द्वारा जो जानकारी एकत्रित की गई है उसमें कितनी समानता है और कितनी असमानता है। तो जो अधिक से अधिक समानता पाई जाती है, जिनके द्वारा एकत्र की गई जानकारियों में सबसे ज्यादा समानता पाई जाती है, उसे ही आदर्श प्रारूप कहते हैं। तो इस तरीके से आदर्श प्रारूप एक ऐसी स्थिति है जो समाज में अधिकतर लोगों द्वारा नैतिक रूप से ग्रहण की जाती है। इसे ही मैक्स वेबर ने आदर्श प्रारूप की पद्धति बताया है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। मैक्स वेबर ने धर्म के समाज शास्त्र में अध्ययन किया और इन्होंने धर्म के 6 धर्मों का अध्ययन किया। इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है और इन 6 धर्मों के अध्ययन के उपरांत ही इन्होंने अपनी एक पुस्तक दी जो बहुत ही पुस्तक प्रकार प्रसिद्ध हुई है। तो वो पुस्तक है इनकी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। और उन्होंने जो 6 धर्मों का अध्ययन किया है उसमें
ईसाई धर्म का अध्ययन किया है, हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, इस्लाम धर्म का अध्ययन किया है, यहूदी धर्म का अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया है और चीन के कम्युनिस्ट धर्म का अध्ययन किया है। इन 6 धर्मों का अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने ये अपनी पुस्तक दी और ये पुस्तक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक के द्वारा इन्हें काफ़ी जाना पहचाना गया, इनका काफ़ी नाम हुआ, इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि इस पुस्तक के द्वारा हासिल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सत्ता एवं शक्ति के विषय में जो मैक्स वेबर बताना चाहते हैं कि सत्ता एवं शक्ति के संबंधों पर जो आधारित समाज में शक्ति होती है, जिसके द्वारा जो तर्क पर आधारित होती है, उसके विषय में बात करते हैं कि सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति दूसरे के प्रतिरोध के बावजूद वह अपने इच्छा को पूरा करवा लेता है तो उसे शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरों के ऊपर अपनी शक्ति के बल पर या अपने दबाव के कारण या अपने प्रतिरोध के कारण या अपने किसी भी ऐसी शक्ति के कारण, इच्छा के कारण जब व्यक्ति दूसरों से अपने कार्यों को करवा लेता है तो उसे ही शक्ति कहते हैं। अर्थात ज्यादा से ज्यादा लोगों के ऊपर अपने कार्यों को निकलवाना, अपने कार्यों को करवाना ही शक्ति बताया है उन्होंने। शक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, एक वैध शक्ति और दूसरा अवैध शक्ति। शक्ति को ही सत्ता कहते हैं। वैध शक्ति के प्रकार में इन्होंने बताया है, पहला इन्होंने तर्क विधिक सत्ता। तर्क विधिक सत्ता जो तर्क के आधार पर कोई सत्ता कायम होती है, कोई सत्ता चलती है। जैसे कि एक ऑफिस है और उस ऑफिस में कई प्रकार के कर्मचारी कार्य करते हैं और उसमें नौकरशाही के द्वारा पद सोपानिक क्रिया है, पद सोपानिक क्रिया के द्वारा कार्य चलते हैं। तो उसमें जो निम्न पद पर लोग होते हैं और उसके ऊपर पद के लोग होते हैं, उससे भी उच्च पद के लोग होते हैं और उसके बाद अधिकारी आते हैं और उसके बाद उस संस्था के यानी मालिक, कंपनी के मालिक समझ लीजिए। तो इस तरीके से ये जो तर्क विधिक सत्ता होती है वो नौकरशाही पर आधारित होती है, यानी ऊपर से चलती हुई नीचे की ओर आती है। डी गॉर्ने के द्वारा सबसे पहले नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया गया था। डी गॉर्ने के द्वारा, इनके द्वारा ही सबसे पहले नौकरशाही शब्द दिया गया। इन्होंने आधुनिक समाजों की सत्ता प्रणाली को समझने व तार्किक विधिक सत्ता को आदर्श प्रारूप के रूप में नौकरशाही प्रस्तुत किया कि जो ये स्थिति होती है ये आदर्श प्रारूप की भी एक स्थिति होती है। इसमें व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार ही पदों पर कार्य करता है, अर्थात ये नौकरशाही तर्क विधिक सत्ता पर कार्य करती है। तो इन्होंने ये पहला तर्क विधिक सत्ता के विषय में बताया। दूसरा इन्होंने परंपरागत पितृसत्ता, जैसे राजा, सरदार, महारानी जो पहले से चले आ रहे हैं, जैसे कि कोई पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे कि अपने ही संतान को उत्तराधिकारी बनाते थे। सरदार अपने ही बच्चों को उत्तराधिकारी बनाते थे। तो ये परंपरागत सत्ता होती है जिसमें जैसे अब इस समय कोई कार्य चल रहा है, लोहार, एक उदाहरण लेते हैं कि लोहार कार्य करते हैं, तो लोहार क्या करते हैं कि अपने कार्यों को अपने वंश में आगे हस्तांतरित करते हैं। तो ये एक परंपरागत क्रिया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, करिश्माई सत्ता की बात करते हैं। करिश्माई सत्ता चमत्कारिक व्यक्तित्व होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, पैगंबर, जादूगर और जैसे हमारे राजनीतिक नेता। तो ऐसे लोग चमत्कारिक सत्ता प्राप्त किए हुए होते हैं क्योंकि इनमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जिनके कारण ये सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपने अधिकार
अपना आधिपत्य कर पाते हैं और उनके द्वारा अपने कार्यों को निकलवा पाते हैं। तो ऐसे लोगों को ही करिश्माई सत्ता कहते हैं। जैसे अब हमारे इस समय देखें तो टाटा, अंबानी लोग ऐसे हैं, औद्योगिक लोग जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उद्योगों में आप लोगों ने नाम कमाया है। तो ऐसे लोग चमत्कारिक सत्ता प्राप्त किए हुए होते हैं, इनमें कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस तरह से मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की सत्ता की बात की। एक उन्होंने बताई तर्क विधिक सत्ता, परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। अब हम मैक्स वेबर की पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं जो इनकी चर्चित पुस्तकें हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं। इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1921 में प्रकाशित हुई थी। फिर है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1925 में प्रकाशित हुई थी। और द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और द प्रोटेस्ट इथिक एंड स्प्रेड कैपिटलिज्म 1905 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोगों ने मैक्स वेबर के विषय में जाना और उनके सामाजिक क्रिया सिद्धांतों को भी समझा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।